आज हम आपके लिए 2005 की थ्रिलर हॉरर फिल्म क्लाउन इन ए कॉर्नफील्ड लेकर आए हैं। कहानी 1991 की एक रात की है जब किशोर एक मक्की के खेत में एक शोरगुल वाली पार्टी कर रहे हैं और तारों के नीचे हंसी गूंज रही है। एक लड़की बेपेन म्यूजिक बॉक्स पकड़े हुए है और जैसे ही वह उसे गौर से देखती है, उसका शुभंकर फ्रेंडो उसे चौंका देता है। अपने प्रेमी टायलर को म्यूजिक बॉक्स देने की सजा देने के लिए जेसिका ने उसे मक्की के खेत में अपने पीछे आने का इशारा किया और टायलर तेजी से उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जेसिका आगे निकल जाती है और टायलर को जमीन पर सिर्फ एक बड़े से पैरों के निशान दिखाई देते हैं। जैसे ही वह इसके बारे में सोचता है, अचानक एक भयानक आवाज उसके कानों तक पहुंचती है। अपनी प्रेमिका को खून से लथपथ देखकर घबराया हुआ टायलर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं भाग पाता कि एक बजूका उसके सामने आ जाता है, जिससे वह फिर से चौंक जाता है। फ्रेंडो अचानक प्रकट होता है और टायलर को बेरहमी से मार डालता है और दोनों वहीं मक्की के खेत में मर जाते हैं। सालों बाद क्विन नाम की एक लड़की अपनी जिंदगी में एक बड़े उथल पुथल का सामना करती है। उसकी मां के गुजर जाने के बाद उसकी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। उसे अपने डॉक्टर पिता ग्लेन के साथ फिलाडेल्फिया की भीड़ भाड़ से दूर मिसौरी के केटल स्प्रिंग्स नामक एकांत शहर में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह शहर कभी अपनी कॉर्न सिरप फैक्ट्री की बदौलत फलता फूलता था, लेकिन फैक्ट्री बंद होने और जलकर खाक हो जाने के बाद अब खंडहर में तब्दील हो गया है, जिससे शहर बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। चूंकि ग्लेन के पास घर खरीदने से पहले उसका निरीक्षण करने का समय नहीं था, इसलिए उनके नए घर में कई खामियां हैं, जिनमें सेल सिग्नल और वाईफाई का न होना शामिल है। इतना ही नहीं, उन्हें सड़न की बदबू भी आती है और आखिरकार क्विन को चिमनी में फंसा एक मरा हुआ कुत्ता मिलता है। खुशकिस्मती से उस मरे हुए कुत्ते को जल्द ही मजदूरों ने हटा दिया। अगली सुबह क्विन स्कूल जाते समय अपने पड़ोसी और सहपाठी रस्ट से मिलती है और वे साथ साथ चलने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे स्कूल के पास पहुंचते हैं, रस्ट क्विन को कक्षा में कुछ उपद्रवी, जिन्हें कुख्यात उपद्रवी कहा जाता है, से दूर रहने की सलाह देता है। रस्ट की सलाह को नजरअंदाज करते हुए क्विन कक्षा में प्रवेश करते ही उन्हीं छात्रों को अपने शिक्षक के साथ मजाक करते हुए देखती है। घृणित रूप से उन्होंने पूरे स्टंट को फिल्माया और उसे अपने प्रैंक चैनल पर पोस्ट कर दिया ताकि लोग देख सके। अपनी सफलता का बखान करने के लिए वे क्विन को अपने पिछले वीडियो दिखाते हैं और दावा करते हैं कि ये उनका हाल ही में सबसे ज्यादा देखा गया वीडियो है। उनके वीडियो देखते हुए क्विन की धीरे धीरे उनमें रुचि बढ़ती है और उसे लगता है कि वे उतने बुरे नहीं हैं जितना रस्ट ने कहा था, बल्कि उनके साथ रहना मजेदार है। जब क्विन और ग्लेन एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, तभी टकर और उसके दोस्त खिड़की पर प्रकट होते हैं और उसे इशारा करते हैं कि वह अपने पिता को छोड़कर बाद में उनसे मिले। इशारा समझकर क्विन अपने पिता से बहाना बनाकर चली जाती है। ग्लेन को जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी बेटी को टकर का ग्रुप एक अंतहीन खाई में धकेल रहा है। क्विन टकर और बाकी लोगों के साथ घुल मिल जाती है और उस रात वे शहर के किनारे एक वीरान गोदाम में इकट्ठा होते हैं, जो उनका गुप्त अड्डा है। वे साथ बैठकर बातें करते हैं और अपने अगले वीडियो शूट की योजना बनाते हैं। अचानक एक लड़का खड़ा होकर कहता है कि उसे शौच जाना है। इसके तुरंत बाद बाहर एक खौफनाक चीख सुनाई देती है, जिससे सभी चौंक जाते हैं। वे लड़के को जमीन पर पड़ा हुआ पाते हैं। उसके बगल में एक भयावह दिखने वाला फ्रेंडो खड़ा है। पता चलता है कि यह शुरू से ही उनकी शरारत थी, जिसे क्विन से सच्चाई छुपाने के लिए छुपाया गया था। आज रात के बाद क्विन आधिकारिक तौर पर उनके दल में शामिल हो जाती है। वापस आते समय कोल क्विन से उसे चेतावनी न देने के लिए माफी मांगती है, लेकिन क्विन मानती है कि अगर उसे पहले से पता होता तो डर और बढ़ जाता, इसलिए उसे कोई आपत्ति नहीं है। कई मुलाकातों के बाद क्विन के मन में कोल के लिए भावनाएं पनपने लगती हैं। जैसे ही क्विन कोल को चूमने वाली होती है, उसके पिता को यह पता चल जाता है और ग्लेन अपनी बेटी को पहले घर जाने के लिए डांटता है। फिर कोल से कहता है कि वह उसकी बेटी से बिल्कुल दूर रहे। ग्लेन को नाराज करने से बचने के लिए कोल वादा करता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। घर वापस आकर ग्लेन क्विन को डांटता रहता है कि उसने फोन करके यह नहीं बताया कि वह कहां थी। क्विन तर्क देती है कि उसने कोशिश की थी,
लेकिन इस इलाके में सिग्नल नहीं है। इस बात पर उनके बीच तीखी बहस हुई और तभी क्विन को पता चला कि उसके पिता काम से जुड़ी कुछ समस्याओं के कारण यहां से भागने का फैसला कर रहे थे, जिसकी वजह से वह इतनी दूर दराज जगह पर पहुंच गए। दिल टूटकर क्विन खुद को कमरे में बंद कर लेती है और बिस्तर पर लेटकर उनका नया वीडियो देखना चाहती है। अचानक उसे फुटेज में कुछ भयानक दिखाई देता है। एक और फ्रेंडो जो उनसे अलग पोशाक पहने हुए है। जवाब ढूंढने के लिए क्विन टकर को वीडियो भेजती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। टकर भी उतना ही हैरान है, उसे कोई अंदाजा नहीं है कि वह अतिरिक्त आकृति कौन है। क्विन का वीडियो देखने के तुरंत बाद टकर को एक नया क्लिप मिलता है जिसमें भयानक फ्रेंडो उसके दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा दिखाई देता है। टकर को लगता है कि यह उसके दोस्तों की एक और शरारत है और वह उस व्यक्ति का सामना करने, उसका मुखौटा उतारने और यह पता लगाने का फैसला करता है कि वह असल में कौन है। टकर दरवाजे की ओर रेंगता हुआ गया, लेकिन पाया कि वह पहले से ही खुला हुआ था और फिर उसने बेडरूम में जमीन पर एक प्लास्टिक की चादर बिछी देखी। ये महसूस करते हुए कि कोई अंदर घुस आया है और शायद अभी भी अलमारी में छिपा हो, उसने जल्दी से अलमारी का दरवाजा खोला। लेकिन टकर को अंदर कोई नहीं मिला, सिर्फ एक फ्रेंडो म्यूजिक बॉक्स मिला। बिल्कुल बेखबर टकर को फ्रेंडो ने वहीं घर में मार डाला। अगले दिन शहर ने अपना वार्षिक संस्थापक दिवस समारोह मनाया, जिसमें कोल के पिता हिल कार्यक्रम के आयोजक थे। हिल को कोल पर कभी ज्यादा भरोसा नहीं था। उनका मानना था कि कोल उनके बाद मेयर नहीं बन सकते। उनके व्यक्तित्व में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन कोल का अपने पिता का पद लेने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह अपनी आजादी को बहुत महत्व देते थे और किसी बंधन में बंधना पसंद नहीं करते थे। इस बीच शहर रोशनी से सज गया था और उत्सवी खुशियों से सराबोर था, लेकिन इस जीवंत सतह के नीचे अंतहीन आतंक छिपा था। क्विन ने रॉनी और जेनेट को ढूंढा और उन्हें बताया कि उसने वीडियो में फ्रेंडो को देखा है। उन्होंने क्विन को चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि उनका अनुमान था कि वह शायद टकर का दोस्त ही होगा, जो सिर्फ वीडियो के रहस्यमय माहौल को बढ़ाने के लिए था। जब वे इस बारे में बात कर रहे थे, कोल वहां पहुंच गया और जेनेट से पूछा कि क्या उसने टकर को देखा है। उन्होंने कहा कि टकर शायद फिर से कोई चाल चल रहा है, कौन जाने इस बार वह कहां चला गया हो। कोल ने कहा कि वह टकर के घर की जांच करेगा, लेकिन रॉनी और जेनेट ने कहा कि उनके पास एक और रहस्यमय वीडियो शूट करने के लिए है और उनके पास समय नहीं है, और आगे कहा कि टकर जल्द ही खुद आ सकता है और कोल और क्विन को वहीं इंतजार करने के लिए कहा। जेनेट और रॉनी अभी वहां से निकले ही थे कि एक उपद्रवी फ्रेंड वहां आ धमका, जो 3 बमों के मॉडल जैसे दिखने वाले हथियारों से करतब दिखा रहा था। यह सब देख रही पुलिस ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन फ्रेंडो घबरा गया और गलती से आग लग गई, जिससे वहां तुरंत अफरा तफरी मच गई। कोल जेनेट और रॉनी से पूछना चाहता था कि क्या ये उनकी करतूत थी, लेकिन उन्होंने दावा किया कि उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। जब वे उलझन में थे, तभी शेरिफ डन ने कोल से संपर्क किया। उन्हें शक था कि उन्होंने ये सब ऑनलाइन प्रभाव के लिए किया है। डन ने तुरंत इस व्यवधान का दोष कोल के समूह पर मढ़ दिया। उन्होंने बहस करने की कोशिश की, लेकिन परेड समारोह में तोड़फोड़ करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्र है ग्लेन को इस स्थिति का पता चल गया और उन्होंने अगले दिन उन्हें जमानत पर रिहा करवा लिया। अपनी बेटी को देखकर ग्लेन ने उसे उन उपद्रवियों के साथ मिलजोल न रखने की चेतावनी दी। डांट फटकार के बाद ग्लेन अपने पिता के साथ घर चली गई। इसी बीच मैट अपने परिवार के खलिहान में प्रशिक्षण ले रहा था। तभी उसे भी एक फ्रेंडो म्यूजिक बॉक्स दिखाई दिया, लेकिन दूसरों के उलट उसने म्यूजिक बॉक्स को आधा ही घुमाया और फिर जल्दी से उसे एक तरफ रख दिया और अपना प्रशिक्षण जारी रखा। मैट का सबसे भयानक अंत हुआ। फ्रेंडो ने तुरंत उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उस रात क्विन को कोल का एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि वह पुराने गोदाम में एक पार्टी दे रहा है और उसने पूछा कि क्या वह आना चाहेगी। क्विन बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई। अपने पिता को सोते देखकर वह चुपके से बाहर निकल गई। गोदाम के रास्ते में क्विन और कोल बातें कर रहे थे कि कोल अपने दोस्त रस्ट से टकरा गया और लगभग उससे टकरा ही गया। अपने दोस्त को वहां देखकर कोल ने रस्ट को पार्टी में आमंत्रित किया, लेकिन रस्ट ने यह देखकर कि कोल किसी और लड़की के साथ है, गुस्से में कहा कि अभी उसका पार्टी करने का मन नहीं है।
रस्ट की दिलचस्पी न देखकर कोल तुरंत क्विन के साथ चला गया। जल्द ही वे पार्टी में पहुंच गए। डांस फ्लोर पर क्विन ने जेनेट और रॉनी को देखा। कोल ने पूछा कि क्या टकर और मैट अभी तक पहुंच गए हैं। जेनेट और रॉनी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वे कहां हैं। उन्होंने उन्हें बहुत समय से नहीं देखा था। जेनेट और रॉनी ने अनुमान लगाया कि वे शायद अभी भी कोई शरारत रच रहे थे। समूह को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि टकर और मैट पहले ही मर चुके थे और वे इस बात से और भी ज्यादा अनजान थे कि उन पर कुछ और भी भयानक होने वाला था। पार्टी में सभी लोग खूब मजे कर रहे थे और क्विन ने कोल को अपने पीछे घास के शेर में खींच लिया, उसके साथ इस खास रात का आनंद लेने के इरादे से। लेकिन कोल ने यह कहते हुए विरोध किया कि चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। वास्तविकता में वापस आकर क्विन ने कोल को धक्का देकर दूर कर दिया। ये देखकर कोल ने माफी मांगी और बताया कि उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है और वह तैयार नहीं है। लेकिन क्विन ये सुनना नहीं चाहता था और बस भाग गया। क्विन अभी पार्टी के बाहर पहुंची ही थी कि जेनेट और रॉनी वहां पहुंच गए। क्विन को अकेला देखकर उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। अपमानित महसूस करते हुए क्विन ने जेनेट से बहस की। जैसे जैसे उनकी बहस बढ़ती गई, पास के मक्के के खेत से एक औरत लड़खड़ाती हुई निकली। रॉनी और जेनेट ने सोचा कि यह मैट और टकर की शरारत हो सकती है। वे मक्के के खेत की ओर चल पड़े, ये कहते हुए कि प्रभाव नकली लग रहे हैं और उन्हें बेहतर प्रॉप्स की जरूरत है। अचानक फ्रेंडो का मुखौटा पहने एक कटा हुआ सिर बाहर फेंका गया। वह मैट था। ये देखकर जेनेट को अभी भी लगा कि यह नकली लग रहा है और उसने लापरवाही से बस सिर रॉनी की ओर फेंक दिया। जब वे अभी भी इधर उधर घूम रहे थे, क्विन उस औरत की नब्ज जांचने के लिए नीचे झुकी। क्विन की यह बात सुनकर कि वह औरत मर चुकी है, आखिरकार उनकी हंसी बंद हो गई और उन पर डर की लहर दौड़ गई। डरे हुए किशोर वापस गोदाम में भागे, लेकिन क्विन, रॉनी और जेनेट समय पर नहीं पहुंच पाए और फ्रेंडो उन्हें मारने ही वाला था। तभी रस्ट एक हथियार से लैस होकर उनके सामने प्रकट हुआ, उन्हें बचाया और एक फ्रेंडो को मार भी डाला। रस्ट ने अपने दोस्तों से पूछा कि वे सब कहां गए थे। वे बुरी तरह डर गए थे, इसलिए कुछ भी ठीक से नहीं बता पा रहे थे। रस्ट ने सभी को वहां से निकल जाने को कहा, क्योंकि उसने देखा था कि उसके अंदर आते समय सभी गाड़ियों के टायर कटे हुए थे और उस समय उस इलाके में कोई मोबाइल सिग्नल भी नहीं था। रस्ट ने क्विन से कहा कि वह देखे कि फ्रेंडो के मुखौटे के नीचे कौन है। क्विन उसकी बात सुनकर फ्रेंडो का मुखौटा उतारने ही वाला था कि तभी मक्के के खेत से और भी फ्रेंडो निकल आए उनके बगल में। ये भयानक दृश्य देखकर वे डर के मारे जम गए, लेकिन हथियार से लैस रस्ट ने पहले वार किया और एक फ्रेंडो का हाथ तोड़ दिया। अपने साथी को घायल देखकर सभी फ्रेंडो अपने हथियारों के साथ आगे बढ़े। रस्ट और फ्रेंडो को गोली मारना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि उसकी बंदूक जाम हो गई है। कोई और चारा न होने पर समूह पास के खलिहान की ओर भागा। सौभाग्य से वे इतनी तेजी से भागे कि अंदर छिपने में कामयाब रहे। उस समय उन्होंने मदद के लिए अपने फोन का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी कोई सिग्नल नहीं था। जैसे ही सभी को लगा कि वे वहां मर जाएंगे, क्विन को पास में एक सीवर नाले का एक छिपा हुआ रास्ता दिखाई दिया। उसे लगा कि वह बाहर की ओर जा सकता है। उन्होंने उससे भागने का फैसला किया। इस बीच ग्लेन अपनी बेटी से बहस करने के बाद उसे लगा कि उसने उसे चोट पहुंचाई है। बेचैन होकर वह माफी मांगने के लिए उसके कमरे में गया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने पाया कि क्विन घर पर नहीं थी। ये जानकर कि उसकी बेटी फिर से चुपके से बाहर निकल गई है, ग्लेन उसे ढूंढने के लिए गाड़ी चलाकर निकल पड़ा। ग्लेन ने फोन करके अपनी बेटी के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं लगा। अचानक उसने देखा कि उसके क्लिनिक का शीशे का दरवाजा तोड़ दिया गया है, इसलिए उसने अंदर जाकर देखने का फैसला किया कि क्या हो रहा है। जैसे ही वह अंदर गया, तब ग्लेन को एक फ्रेंडो ने पकड़ लिया। पता चला कि फ्रेंडो अपने साथी के हाथ का इलाज कराने ग्लेन को ढूंढने आया था। फ्रेंडो ने ग्लेन को धमकी भी दी कि अगर वह अपने साथी को ठीक नहीं कर पाया तो वह उसे और उसकी बेटी को मार डालेगा। अपनी बेटी के उनके हाथों में होने की चिंता में असहाय ग्लेन के पास मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। खलिहान में वापस फ्रेंडो पूरी ताकत से हमला कर रहे थे। ये देखकर कि वे अंदर घुसने वाले हैं, रस्ट ने बाकियों से पहले भागने को कहा और खुद उन्हें रोकने के लिए पीछे रह गया। चतुर रस्ट ने जल्दी से एक गैसोलीन कैन और कई प्रोपेन टैंक ढूंढे
और उन्हें एक कृषि मशीन से बांध दिया। जैसे ही हत्यारे घुसते, वह उन्हें उड़ा देने की योजना बनाने लगा। क्विन का समूह सीवर नाले के सामने से भागकर तेजी से दूसरे छोर पर चढ़ गया। रस्ट ने यह मानकर कि वे बच गए हैं, अपनी योजना पर अमल किया। कोल सोचकर कि रस्ट गोदाम में मरा हुआ होगा, वापस जाकर उसे बचाना चाहता था, लेकिन क्विन ने चेतावनी दी कि बंदूक में केवल एक ही गोलियां बची हैं और उन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। उनके पास रस्ट को पीछे छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे मक्के के खेत में भागे, उम्मीद करते हुए कि कोई मदद उनके लिए मिलेगी। इस बीच ग्लेन, जो अभी भी फ्रेंडो का इलाज कर रहा था, अचानक वॉकी टॉकी पर आवाजें सुनता है कि उसकी बेटी गोदाम से भाग गई है। ये जानकर कि उसकी बेटी अभी भी फ्रेंडो से बच रही है, ग्लेन को लगा कि अब और देर नहीं की जा सकती। उसने घायल फ्रेंडो से कंट्रोल तार खींच लिए। जब मशीन ने आवाज की, ग्लेन ने फ्रेंडो को बताया कि मरीज को तुरंत इलेक्ट्रोथेरेपी की जरूरत है और उसे डिफिब्रिलेटर पैडल पकड़ने को कहा। फ्रेंडो ने बिना सोचे समझे पैडल पकड़ लिए। ग्लेन ने मौके का फायदा उठाकर फ्रेंडो को चाकू मारकर मार डाला। फ्रेंडो को गिरते देख ग्लेन ने जल्दी से वॉकी टॉकी उठाई और दूसरी फ्रेंडो से क्विन के भागने की दिशा का पता लगाया। ये जानकर कि उसकी बेटी फैक्ट्री के पास सुरक्षित है, ग्लेन जल्दी से उसकी ओर दौड़ा। क्विन का समूह मक्के के खेत से बाहर भागा और एक कार को आते देखा। वे मदद के लिए सड़क पर दौड़े, लेकिन कार में आने वाला पुलिस अधिकारी उनका दुश्मन डन था। खून से लथपथ क्विन के समूह को देखकर डन को शक हुआ, खासकर कोल, जिसे वीडियो बनाने का शौक था। डन ने चेतावनी दी थी कि अगर उसे सबूत मिल गए तो वह उसे गिरफ्तार करने में हिचकिचाएगा नहीं। वे बार बार कहते रहे कि फ्रेंडो ने उन पर हमला किया है, लेकिन डन ने उनकी एक न सुनी। खुद को बचाने के लिए बाकी लोगों ने डन से उन्हें भी गिरफ्तार करने के लिए कहा, लेकिन डन को लगा कि वे बेतुके हैं और वह चला गया। असहाय क्विन, जेनेट और रॉनी के पास बस भागते रहने का ही विकल्प था। फिर जेनेट ने बताया कि उसकी एक दोस्त मक्के के खेत में लगभग 1 किलोमीटर दूर रहती है। शायद वे वहां जाकर मदद मांग सकते हैं। कोई और विकल्प न होने पर वे खेत की ओर भागे, लेकिन अभी खेत में प्रवेश ही किया था कि उन्होंने कई फ्रेंडो देखे जिनके हाथ में चेनसॉ थे। डरकर वे इधर उधर भागे। खुशकिस्मती से क्विन ने एक फ्रेंडो को गिरा दिया, लेकिन रॉनी सीधे फ्रेंडो के चेनसॉ से टकरा गया और बुरी तरह घायल हुआ। क्विन और जेनेट ने आगे बढ़ते हुए जेनेट की दोस्त के घर पहुंचकर सुरक्षा की तलाश की। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्होंने लिविंग रूम में एक मरा हुआ फ्रेंडो देखा। जेनेट ने उसे औजार से छूकर जांच किया और पुष्टि की कि वह सांस नहीं ले रहा। उन्होंने फोन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन लैंडलाइन काम नहीं कर रही थी। नीचे आते ही एक और फ्रेंडो ने जेनेट को फावड़ा से हमला किया, लेकिन क्विन ने उसे मार डाला। दरवाजे के पास कार की चाबियां देखकर क्विन ने उन्हें उठाया और पिकअप ट्रक की ओर भागी। खुशकिस्मती से ट्रक स्टार्ट हो गई, लेकिन मैनुअल ट्रांसमिशन न जानने के कारण बार बार इंजन बंद हो रहा था। फ्रेंडो के बढ़ते हमले से क्विन अंततः पकड़ी गई और जली हुई फैक्ट्री में ले जाया गई। जब क्विन की नींद खुली तो उसने पाया कि उसे पकड़ने वाला शेरिफ डन था। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि इस सबका मास्टरमाइंड कोल का पिता हिल था। हिल ने वर्षों से शहर को बदनाम करने वाले लोगों को मारने की योजना बनाई थी और उसने फ्रेंडो का भेष धारण किया। कोल ने उसे समझाया कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन हिल ने उन्हें मारने की योजना बना ली। जैसे ही डन कार्रवाई करने वाला था, ग्लेन अपनी कार फैक्ट्री में घुसा आया। 2 फ्रेंडो तुरंत मारे गए। एक और फ्रेंडो ने चेनसॉ उठाई, लेकिन भीषण लड़ाई के बाद कोई बढ़त नहीं मिली। क्विन ने डन को चाकू मारा और पीछे के भंडारण कक्ष में भागी। अनगिनत फ्रेंडोज की पोशाकें देखकर उसने अपनी बेड़ियां तोड़ दी और छिप गई। डन ने कभी सोचा भी नहीं था कि क्विन उसके पीछे छिपी होगी। इससे पहले कि वह हथियार निकाल पाता, क्विन ने उसे मार डाला। हिल ने कोल को सजा देने के लिए कार लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक गोली चली। रस्ट अपनी बंदूक लेकर वहां पहुंचा और कोल को बचा लिया। अंततः बचे हुए लोग मौत से बचकर उस रात जिंदा रहने के लिए शुक्रगुजार थे। फैक्ट्री से निकलते समय उन्होंने योजना बनाई कि फ्रेंडो की गाड़ी में बैठकर भागेंगे। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, एक फ्रेंडो चेनसॉ लिए सड़क पर आ गया। इस भयावह अनुभव के बाद
क्विन लेक स्प्रिंग टाउनशिप से जख्म और भविष्य की उम्मीद लेकर चला गया। वे जानते थे कि दुनिया में अब भी कई अनजान खतरे और राज हैं, लेकिन अब उन्हें डर नहीं था। मक्की के खेत वाला फ्रेंडो हमेशा लोगों के दिलों में भयावह दुस्वप्न बना रहेगा। खैर, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगली बार फिर मिलेंगे।